It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले, तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, दुकानें है बड़ी इनकी भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका शिक्षा के व्यापारी है, एक नंबर तेरा काम फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है, उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it.
कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट CCH। तो यार हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे थे, जिसके अंदर हम लोग अपने सिविल के टेक्निकल क्वेश्चंस रैंडमली प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत बड़े तरीके से। अभी स्पेशली हम लोग स्ट्रक्चरल पोर्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोम स्ट्रक्चर और स्टील और RCC के। तो ये जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसके अंदर तुम लोग को बहुत सारा इंसाइट मिलेगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन तुमको यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। स्पेशली तुम्हारा कॉन्सेप्ट ताकि अच्छे से बिल्ड हो सके, और तुम्हारे स्टेट एग्जाम्स और जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं और ESE प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल रह सके, ठीक है। और लेवल जो है ESE ऑब्जेक्टिव्स का ही रहेगा, उसके साथ साथ तुम स्टेट AE और जेई के भी एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सभी लोग जानते हैं कि सर एक्सपर्ट है यहाँ पे गेट ESE के अंदर, और सर की बेस्ट गेट रैंक 55 है। सर ने और भी बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पे क्रैक कर रखे हैं। सभी को पता है कि अनअकैडमी ऑफर करता है यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसके साथ जुड़ के तुम लोग तैयारी कर सकते हो। और तुमको पता है कि बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड तरीके से तुमको सारी तैयारी कराई जाएगी, जिसके साथ टेस्ट, क्रैश कोर्सेज, RIB सब कुछ इंक्लूडेड है। और आइकॉनिक में तुमको पर्सनल कोच और स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलता है। बाकी तुम लोग CSN कोड यूज़ कर सकते हो, ताकि तुम लोग को ज़्यादा प्राइस ना पे करनी पड़े और कम प्राइस में तुम लोग काम कर सकते हो। तो 1-1.5-2 साल की जो तुम्हारी फीस है 35, 45, 51, उसको तुम लोग चेक कर सकते हो और बढ़िया तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। CSN कोड यूज़ करके तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे आइकॉनिक प्राइस ऐप पे चेक कर लेना। बाकी स्पेशल क्लासेस होती हैं थोड़ा तरीके से, जिसके अंदर हम लोग क्या नाम है, हम लोग लाइव क्लासेस कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। तो स्पेशल क्लास के फीचर्स हैं ये। बाकी बैचेस चल रहे हैं, लक्ष्य बैच है और प्रगति बैच है, उसको भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, जिसमें भी क्षितिज सर जो है हाईवे पढ़ा रहे हैं और स्टील जो है विवेक सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी तुम चेकआउट कर सकते हो और इस नंबर पे कॉल करके बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी और हम बात करें अगर, तो ये डिफरेंस है प्लस और आइकॉनिक में, जो तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे। चलो ठीक है। हाँ, तो ये डिफरेंसेस हैं। मतलब तुमको आइकॉनिक में फिजिकल नोट्स और लाइव मेंटरशिप और स्टडी प्रोग्राम और ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। बाकी ठीक है, तुम्हारा बाकी अगर बात की जाए, हाँ नोट्स तुमको मिलेंगे, प्लस और आइकॉनिक जो लर्नर्स हैं उनको नोट्स मिलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। कोई रेफरेंस के लिए तुम ऑनलाइन नोट्स कभी भी देख सकते हो। बाकी ये सब ESE रैंकर हैं, ये गेट के टॉप रैंकर्स हैं जिन्होंने पेपर 2021 में क्रैक किया, ठीक है। बाकी अनअकैडमी में तुम अगर डाउट पूछना चाहते हो तो ऐप पे अपने डाउट्स को क्लिक करके क्रॉप करके सबमिट करो और अपने डाउट्स को पूछ लो, ठीक है। चलो, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए थे, हम लोग सीधे पहुंचते हैं। हाँ, लास्ट क्लास में हमने कुछ जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ तक पहुंच गए थे। एक तो हमने तुमको रिजल्ट याद ही करा दिया था, आई होप सभी को याद आ रहा हो, ठीक है। एक रिजल्ट तो तुमको हमने याद ही करा दिया, जिसमें हमारा क्या था कि सर अगर हमारी एक बीम है जो कि सपोर्टेड है, जिसमें दोनों तरफ इक्वल ओवरहैंग है और पूरी बीम की लेंथ L है, पूरी बीम की लेंथ अगर L है तो ओवरहैंग की लेंथ अगर 0.207 L है, इक्वल ओवरहैंग है, तो और बीच में ऑब्वियसली जब माइनस करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली 0.586 L आ जाएगा। अगर इस रेशियो में आपकी बीम डिवाइडेड है सपोर्ट्स के द्वारा, देन उस केस में आपका जो यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा और जो यहाँ मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा सपोर्ट्स पे और यहाँ मिड पे, उनका जो वो अगर इक्वल होंगे तो यही लेंथ का रेशियो रहेगा। इनको याद कर लेना, ठीक है। इसको तुम याद कर सकते हो कि बेंडिंग मोमेंट हमारा, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिनिमम है और मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट भी मिनिमम है। अगर तुमको सोचो ये लेंथ का रेशियो बिगड़ता तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बढ़ जाता और ये थोड़ा कम हो जाता, या तो ये थोड़ा बढ़ जाता या तो वो थोड़ा कम हो जाता। लेकिन क्योंकि इक्वल किया गया, मैक्सिमम नेगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव क्योंकि इक्वल किया गया, इसलिए यहाँ पे ये जो है हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम नेगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वो अपनी मिनिमम वैल्यू पे है, दोनों को इक्वल करने से, ठीक है। चलो, बाकी अगर तुम ये लेंथ चेंज करते तो ये या तो कम होता वो बढ़ता, या तो वो कम होता और मतलब वो बढ़ता और ये कम हो जाता है ना। इस तरह के चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और फिर अगला हमने एक क्वेश्चन देखा था, इसके अंदर हमने बताया था तुमको कि फिक्स बीम में अगर यूडीएल लगा होगा
फिक्स बीम में अगर यूडीएल लगा होगा तो कहाँ पे हमारा क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो आएगा 0.212 L फ्रॉम आइदर एंड, चाहे इधर से चाहे इधर से। और इसको सॉल्व करने का तरीका हमने समझाया था तुमको, पैराबोला की इक्वेशन लिख के हमने तुमको बता दिया था कि एक्स की क्या वैल्यू पे हमारी वाई की वैल्यू W²/12 होगी, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे आज नए क्वेश्चन की, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास को। तो आज का पहला सवाल, और सभी लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट ये है कि सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बढ़िया तरीके से बताएंगे, ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। तो सिंपली सपोर्ट बीम है ऑफ लेंथ L कैरीज अ लोड वेरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 एट लेफ्ट एंड टू मैक्सिमम एट राइट एंड। एक सिंपली सपोर्ट बीम है जिसमें यूवीएल लग रहा है, इधर 0 है उधर मैक्सिमम है, ठीक है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ क्या, तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ अकर करेगा ये हमको जानना है। तो बहुत सिंपल बात है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे अकर करता है जहाँ पे हमारा शियर फोर्स 0 होता है। तो हमको सिर्फ निकालना है शियर फोर्स 0 कहाँ होगा, और वहाँ पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकालेंगे। वैसे हमको ये सब वैल्यूज याद भी है, लेकिन हम फिर भी तुमको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो इसको लेके हम लोग ये, चलो यहीं लेके हम लोग काम करते हैं, एक काम ये करते हैं हम लोग, एक स्लाइड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इस पे तुमको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो इन्होंने बोला है थोड़ा फोकस करना, समझ जाओगे, बहुत कठिन नहीं है कुछ भी इसमें। सर यहाँ पे आपकी एक सिंपली सपोर्ट बीम है जिसमें यहाँ पे इस तरीके से यूवीएल लग रहा है, ठीक है। लेटेस्ट से यहाँ पे W एक तरफ से 0 है, ठीक है, ये हमारा यूवीएल लग रहा है सर, ठीक है। इसकी लेंथ सर ऑब्वियसली यहाँ पे L ले लेंगे। अब हमको सर शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, और शेयर फोर्स जहाँ पे 0 हो रहा है वो पॉइंट ढूंढना है, शेयर फोर्स जहाँ 0 हो रहा है वो ढूंढना है, सिंपल सी बात है। तो सर अगर हम यहाँ पे एक सेक्शन को कट करते हैं और शेयर फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो हमें लिखना पड़ेगा। सर हम यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे जिसका नाम हम लोग XX रख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। सर एक सेक्शन हमने कट किया XX, लेटेस्ट से इसकी डिस्टेंस यहाँ से x है, तो बता सकते हो ये कितना हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, सिमिलैरिटी से निकाल लेंगे। ये x है ये L है, तो ये बेटा कितना हो जाएगा W, ये W है तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस ऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू W इंटू x/L। बहुत सिंपल है क्योंकि हमने यहाँ पे सिमिलैरिटी लगाई है। दिस अपॉन पूरा इज इक्वल टू दिस अपॉन पूरा, ठीक है। तो दिस अपॉन W इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो सीधे इंटू हमारा यहाँ पे ये W/L हो गया, ठीक है। तो हमको इस कह सकते हैं कि इधर जितने फोर्सेस हैं उसका सब कर देंगे। अच्छा अगर तुम रिएक्शंस निकालो तो रिएक्शंस आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, बड़ा काम नहीं है। रिएक्शंस हमें पहले निकालनी है, तो इसके अगर मोमेंट 0 कर दो तो ये तुम्हारा हाफ W/2 है, मतलब हाफ WL है क्योंकि ये L ये W और ये हाफ, तो पूरा लोड इसका सेंटर कहाँ होगा सर, इसका सेंटर यहाँ से होगा 12/3 पे। सर ये जो पूरा लोड है ये आपका हाफ WL है, और इसका CG सर यहाँ पे होगा जो कि 12/3 पे होगा। यस और नो, सही बात है, जो कि 12/3 पे होगा। यस सर बिल्कुल परफेक्ट बात है एकदम। तो हम लोग यहाँ पे अगर बेंडिंग मोमेंट निकालें अबाउट A, अगर हम समेशन मोमेंट A 0 के अबाउट कराते हैं, ठीक है, तो ये आपका इधर हो गया। और बाकी RB इंटू L लिख दें क्योंकि हम लोग RB मान लेंगे, ठीक है, माइनस RB इंटू L इक्वल टू 0 कर दे। तो यहाँ से हमको RB की वैल्यू मिल जाएगी इतनी, यहाँ से RB की वैल्यू कितनी है WL/, देख लो सिंपल है। L अपना एक कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक L कैंसिल हो गया यहाँ से, तो RB इज इक्वल टू वॉट WL/3 आ रहा है। एंड हमको दूसरी बात ये पता है कि RA प्लस RB जो होगा, सर ये RB RA है, दोनों मिला के सर WL हाफ हो जाएगा क्योंकि दोनों टोटल फोर्स कितना है सर, टोटल फोर्स हमारा कितना है हाफ WL, टोटल फोर्स कितना है हाफ WL। सर RB की वैल्यू जो है, RB की जो वैल्यू है वो क्या है सर WL/3 है, WL/3 है, ये WL/2 है। तो RA की जो वैल्यू हो जाएगी सर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमारा WL/6 हो जाएगा। तो हमको दोनों रिएक्शंस मिल गई सर, इधर की रिएक्शन WL/6 है और इधर की रिएक्शन WL/3 है। ओके, अब शेयर फोर्स की बात। तो शेयर फोर्स अगर हमको लिखना है सेक्शन पे, तो इस सेक्शन के लेफ्ट में जितने ही फोर्सेज हैं उनका एल्जेब्रिक सम यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग ऊपर वाले फोर्सेज को हम लोग प्लस में लेके चलते हैं, तो प्लस WL/6। फिर ये जो तुम ट्राइंगल देख रहे हो यहाँ तक का, इस ट्राइंगल का वेट बता सकते हो सर, इस ट्राइंगल का वेट वेरी सिंपल है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम लिख देंगे हाफ बेस कितना बेटा x और हाइट कितनी WX/L, तो हाफ WX/L इंटू x कर देंगे। लेकिन ये वाला फोर्स नीचे की तरफ आ गया तो ये माइनस लगा देंगे, तो ये हमारा टोटल शेयर फोर्स हो गया, ये बेटा हमारा टोटल शेयर फोर्स हो गया। अब अगर तुम इसको प्लॉट कर दो, तुम देख सकते हो एक चीज, क्या चीज देख सकते हैं सर हम लोग, ये जो शेयर फोर्स है एट एनी डिस्टेंस x, अगर तुम इसमें x को 0 से L तक वेरी करोगे,
0 से लेकर एल तक वेरी करोगे, x को धीरे बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो शेयर फोर्स का डायग्राम बनेगा तुमको मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे शेयर फोर्स का डायग्राम बनाए तो देखो 0 रखो, अगर हम 0 रखेंगे तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ रखो 0 तो आएगी WL/6। तो आपका 0 वैल्यू पे जब x आपका 0 है तो उस समय शेयर फोर्स की वैल्यू आ गई प्लस WL/6। और जब तुम यहाँ पे x की वैल्यू L रख दोगे, L मतलब हम लोग यहाँ पे एंड में पहुंच गए, हम लोग x इक्वल टू L पहुंच गए, तो यहाँ पे अगर हम x को L रख देते हैं, अगर बेटा हम x को L रख देते हैं, x को L रख देते हैं तो सर आपका जो शेयर फोर्स आ रहा है वो आ रहा है देखो -W/3 आ रहा है ना, 1/6 माइनस हाफ, हाँ -W/3 आ रहा है, सिंपल। तो यहाँ पे जो वैल्यू सर आपकी हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आपकी हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी माइनस की W/3। और इसको हम लोग इस तरीके से ग्राफ को जोड़ देंगे। अच्छा ग्राफ जो है सर वो पैराबोलिक बनेगा सर, कैसा बनेगा, पैराबोलिक। आप स्क्वायर देख सकते हैं, हाँ x का स्क्वायर देख सकते हैं, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बढ़िया से बन जाएगा। कौन सा क्या बना दिया हमने सर, ये आपने शेयर फोर्स डायग्राम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में पूछा गया था कि यहाँ पे ऐसा करो, बताओ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम का है। सर ऑब्वियसली बेंडिंग मोमेंट वहाँ मैक्सिमम होता है। देखिए हमको एक चीज़ तो पता ही है, हमको ये पता है v = dm/dx। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 होगा, मतलब शेयर फोर्स जहाँ 0 का वहीं बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो हमें शेयर फोर्स को 0 करना है। अगर हम इसको 0 करते हैं सर तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, है ना, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी WX²/2L। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो कुछ नहीं, इसको इधर ले जाओ, 2 से कट गया 3, L² x² = L²/3 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू आ रही है हमारी √, है ना, नहीं L/√3 आ जाएगा, सॉरी ये अपना एक L हो जाएगा, L/√3 हो जाएगा, ठीक है सर, L/√3 आंसर यहाँ पे हमारा आ गया है, ठीक है। x की वैल्यू हमारी L/√3, मतलब यहाँ से तुम कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा L/√3 है, ये हमारा डिस्टेंस, ठीक है। और इसी जगह अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी हमारी, ठीक है। तो फिलहाल उन्होंने यही पूछा है क्वेश्चन में, इस वैल्यू को तुम लोग याद कर सकते हो। अगर तुम इसका BMD बनाओगे तो BMD जब देखोगे तो BMD यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, ठीक है। BMD तुमको यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलेगी। तुमको एक और बड़ी ट्रिक बताते हैं अभी हम। फिलहाल हमको समझा कि बेंडिंग मोमेंट हमारा अकर करेगा मैक्सिमम जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होगा, और शेयर फोर्स 0 है कहाँ पे, L/√3 फ्रॉम एंड A, L/√3 फ्रॉम एंड A से, इधर वाले एंड से, लेफ्ट एंड से हमारा, तो हमारा यहाँ पे A ऑप्शन हो जाएगा। कुछ बच्चे बता भी रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अगर निकालोगे तो W²/9√3 आएगी, W²/9√3 आएगी, वो भी कोई बड़ा काम नहीं, तुम चाहो तो वो भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, W²/9√3। और एक चीज़ और समझेंगे, यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे जरा देखो जो लोड है हमारा, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, लोड जो हमारा है, लोड हमारा तुम देख सकते हो नेगेटिव है क्योंकि डाउन डायरेक्शन है और बढ़ता हुआ है, नेगेटिव इंक्रीजिंग है, लोड इज नेगेटिव इंक्रीजिंग। और हमने ये पढ़ रखा है कि लोड जो होता है वो dV/dx होता है, मतलब शेयर फोर्स डायग्राम, बहुत ध्यान सुनना, शेयर फोर्स डायग्राम की स्लोप लोड के बराबर होती है। अब लोड कैसा है सर, लोड में नीचे लग रहा है, हाँ नेगेटिव, और उसकी वैल्यू बढ़ रही है। लोड नेगेटिव तो है लेकिन वो बढ़ रहा है सर, लोड नेगेटिव तो है लेकिन वो बढ़ रहा है। तो आप यहाँ देखिए, और शेयर फोर्स डायग्राम की स्लोप देखिए सर, ये स्लोप आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो शुरू में स्लोप 0 है, तो देखो लोड की वैल्यू भी शुरू में कितनी 0, फिर स्लोप सर नेगेटिव हुई और नेगेटिव हुई और नेगेटिव हुई, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। देखिए नेगेटिव में सबसे ज्यादा नेगेटिव कहाँ है, यहाँ पे तुम स्लोप देख सकते हो SFD की बढ़ रही है नेगेटिव में, क्योंकि लोड भी नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो लोड के साथ जो हो रहा है वही शेयर फोर्स के डायग्राम के स्लोप के साथ हो रहा है, लोड के साथ जो होगा वो शेयर फोर्स के डायग्राम की स्लोप के साथ होगा। तो लोड यहाँ पे नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग है, तो स्लोप भी हमारी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। सर स्लोप किसी पॉइंट में तुम टेंजेंट आके स्लोप देख सकते हो, तुम देखोगे कि स्लोप हमारी नेगेटिव है और बढ़ रही है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ लोड, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो स्लोप है वो शेयर फोर्स बताएगा। अगर तुम शेयर फोर्स डायग्राम को देखो तो यहाँ से तुमको बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम की स्लोप का आइडिया लग जाएगा। ये चीज भी समझा करो, इससे भी तुम यहाँ पे, क्योंकि कुछ बच्चे से पूछ सकते थे कि सर आपने कर्व को ऐसे क्यों नहीं जोड़ा, आपने ऐसे ही क्यों जोड़ा, क्योंकि बेटा इस केस में हमारा जो कर्व है उसकी स्लोप तुम देखो डिक्रीज हो रही है। भाई स्लोप हमारी पॉजिटिव है, ये जो भी नेगेटिव है वो और कम होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, तो इसलिए हमने इस तरीके से नहीं जोड़ा। क्योंकि कुछ बच्चे सवाल पूछ सकते थे कि सर आपने अपने कर्व को इस तरीके से ही क्यों जोड़ा, ऊपर की साइड से, आप नीचे की साइड से क्यों नहीं जोड़ा, पैराबोला तो वो भी है,
तो इसका रीजन हमने तुम्हें समझाया अभी, इसका रीजन समझाया, ठीक है, क्योंकि ये भी डाउट बच्चे पूछ सकते हैं। चलो फिलहाल हमारा इसका ए ऑप्शन हो गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने एसएफडी बनाना भी सीख लिया, साथ में यूवीएल का सारे काम एक साथ हो गए हमारे, है ना। सही है, चलो अगला बताएंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे यार, ये क्वेश्चन लगता है इस सीरीज में हम तुमको ऑलरेडी करा चुके हैं। रेशियो ऑफ विड्थ टू द डेप्थ ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट बीम दैट कैन बी कट आउट ऑफ सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ वुड। बताओ भैया हमको आंसर इसका। ये तुमको हमने पढ़ा रखा है और इसका तुमको आंसर हमने याद कराया था। आई होप सभी को याद भी हो बढ़िया तरीके से कि रेशियो ऑफ, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारा एक सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ वुड है सर, इसके अंदर से हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीम का जो सेक्शन कट कर सकते हैं, ठीक है, उसका विड्थ टू डेप्थ का रेशियो क्या होगा। इसको बी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे, है। और जो हमारा क्या नाम है, सिलिंड्रिकल वुड है, सिलिंड्रिकल लॉग है, उसको हम लोग उसका उसका डायमीटर डी मान लेंगे, है ना। तो हमको यहाँ पता है कि बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है वो कैपिटल डी स्क्वायर है। अब इन्होंने बोला है स्ट्रॉन्गेस्ट बीम। अब स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब भैया क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब होता है सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा हो। अब सेक्शन मॉडुलस हमको पता है किसी बीम का z इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर बाय 6 होता है ना। इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है तो एक काम करते हैं, हम इस पूरे को दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल कर लेते हैं। बी और डी में है तो इसको हम लोग सिर्फ या तो बी में या तो सिर्फ डी में करना है। तो एक काम करते हैं, डी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, अगर हम डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालें तो डी स्क्वायर की वैल्यू को हम रख देंगे कैपिटल डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई देखो हमारा ये तो गिवन ही है, कैपिटल डी जो डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल लॉग ऑफ वुड है वो तो गिवन ही है, क्योंकि बोल रहा है कि हमारा लॉग ऑफ वुड अपना फिक्स है ना, अपॉन 6। अब हमको इसको मैक्सिमम करना है तो हम यहाँ पे डी जेड बाई डी भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बी वेरिएबल है, अब डी तो आपका कांस्टेंट हो गया। वरना हमको जो रेक्टेंगुलर सेक्शन यहाँ पे काटना था, ठीक है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बी हमको यहाँ कट करनी थी रेक्टेंगुलर पोर्शन, उसका उसमें दो वेरिएबल है, एक तो स्मॉल इसमें बी और एक डेप्थ, विड्थ और डेप्थ, ठीक है। तो अब हम इसका बी में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखो डी स्क्वायर बाई 6 तो पहला टर्म है बी डी स्क्वायर बाई 6। बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, बी का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा सर 1, तो हमारा पहला टर्म आ जाएगा डी स्क्वायर बाई 6, दूसरा है बी क्यूब बाई 6। अब बी क्यूब का जो डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 3b स्क्वायर, तो हो जाएगा 3b स्क्वायर बाई 6। इसको इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाएगी वो b की वैल्यू आ जाएगी d बाय 6 कैंसिल हुआ, b की वैल्यू आ जाएगी d बाय √3। तो हमारी जो विड्थ होगी सर वो d बाय √3 हो जाएगी। अब इस b को अगर तुम यहाँ रख दो भाई, इस b को अगर तुम d बाय √3 को यहाँ रख दो तो तुमको डेप्थ मिल जाएगी कि बीम की डेप्थ कितनी रखे हम डायमीटर टर्म से। तो यहाँ पे हमारा d जो आ जाएगा, इसको इधर ले आओगे, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 3 करोगे तो 2/3 डी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2/3 तुम्हारा रूट में चला जाएगा और इधर आ जाएगा d। ये तुम्हारी डेप्थ हो गई। तो हमारी जो विड्थ है और बीम की वो डेप्थ है, हमारी बीम की विड्थ जो है लिखी है यहाँ पे, और ये हमारी डेप्थ लिखी हुई है, ठीक है, ये हमारी डेप्थ लिखी हुई है, ये विड्थ ये डेप्थ। अब सर विड्थ और डेप्थ लिखा हुआ है, अब हमको पूछा गया है तो हम लोग की विड्थ इतनी होगी और डेप्थ इतनी होगी, तो आपका जो बीम कट होकर निकली होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी सर, वो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। रेशियो बताइए, विड्थ टू डेप्थ का रेशियो, सर इन्होंने पूछा विड्थ टू डेप्थ का रेशियो बताइए जब आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट बीम है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा बताओ। डी से डी कैंसिल हो गया, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, √3 कैंसिल हो गया, तो 1/√2 आंसर हो जाएगा हमारा, है 1/√2 आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग बी ऑप्शन लेके चलेंगे। जरा इसमें हम लोग बी ऑप्शन लेके चलेंगे, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला बताएंगे फिर। अगला जरा कमेंट कर दो फटाफट सब लोग, अगला कमेंट कर देंगे सब लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है अगला। तो देखो हमने तुमको बता दिया भाई सेक्शन मॉडुलस को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लेक्चर में स्ट्रॉन्गेस्ट, देखो ऊपर लिखा भी हुआ है सेक्शन मॉडुलस, हम लोग चेक करते हैं सेक्शन मॉडुलस जिसका मैक्सिमम, उसकी फ्लेक्चर स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। थोड़ा सा अगर हम तुमको इनसाइट दें तो तुमको समझ में आना चाहिए जो आई सेक्शन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, उससे कम स्ट्रॉन्गेस्ट होता है हमारा रेक्टेंगुलर, और उससे कम रेक्टेंगुलर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है हमारा सर्कुलर। फ्लेक्चर की बात कर रहे हैं, फ्लेक्चर की बात, ठीक है। इसका कारण ये, अगर सबका एरिया सेम है, मान लो सबका एरिया सेम है, तो अगर मान लो तीनों सेक्शन है, तीनों का एरिया सेम है, तो आई सेक्शन सबसे मजबूत इसलिए है क्योंकि अपनी न्यूट्रल एक्सिस से सबसे दूर एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है। भाई आई में क्या होता है आप देखेंगे, उसमें जो ऊपर फ्लैंजेस होते हैं उसमें एरिया डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर आप एरिया को डिस्पोज करेंगे उतना आपका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा, ये बात समझनी चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगल में कम हो जाता है, सर्कल में तो सर क्या होता है, सर्कल में आप देखेंगे ज्यादा मास न्यूट्रल एक्सिस के पास कंसंट्रेटेड है, तो वो आपका बेंडिंग या फ्लेक्चर में इतना अच्छा नहीं होगा। तो फिलहाल अगर हम सेक्शन मॉडुलस की बात करें तो इसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर, एज कम्पेयर टू सर्कुलर फॉर अ गिवन एरिया। अगर तीनों के एरिया सेम है तो आई सेक्शन सबसे बेटर है फ्लेक्चर, है ना, फ्लेक्चर को रजिस्ट करने में। अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे यहाँ पे, ये अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करो इनको। ऑफ द टू प्रिज्मेटिक बीम्स ऑफ सेम मटेरियल लेंथ एंड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ, एक सर्कुलर है एक स्क्वायर है, तो रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ सर्कुलर एंड स्क्वायर बीम इज, चलो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दो प्रिज्मेटिक बीम है, सब कुछ सेम है, हमको रेशियो ऑफ वेट चाहिए। ये बोल रहा है वेट ऑफ सर्कुलर अपॉन वेट ऑफ स्क्वायर बीम निकालो। अब वेट यार तुमको पता है क्या होता है भाई, वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मास तुम्हारा क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। भाई हमको पता है वेट क्या होता है, मास इनटू जी, mg होता है वेट, तो डेंसिटी ऑफ सर्कुलर, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, ये m हो गया, मास हमको पता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, और मास को जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इनटू करते हैं तो हमको वेट मिलता है। ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे रो ऑफ क्या नाम है, स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर इनटू जी, तो जी जी कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी बात रो भी कैंसिल हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि बोल रहा है मटेरियल सेम है भाई, अगर मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगी। तो इन शॉर्ट हमको यहाँ पे अगर वेट का रेशियो निकाला तो वो वॉल्यूम का रेशियो होगा। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्क्वायर इनटू लेंथ। अब लेंथ भी सेम दी गई है, बताओ कितना कुछ यहाँ सेम दिया गया, लेंथ भी सेम है। तो इन शॉर्ट वेट का रेशियो जो हो जाएगा वो सिंपली एरिया का रेशियो होगा, एरिया का रेशियो होगा। अब सर एरिया का रेशियो कैसे दिखाएं, निकालें मतलब, है ना, एरिया का रेशियो कैसे निकालें भाई। अगर आप एरिया की बात करें सर तो देखिए हमको पता है जो हमारा सर्कल है, लेटेस्ट से सर्कल का जो आपका डायमीटर है उसको हम डी मान लेते हैं, और जो स्क्वायर है उसकी साइड को बी मान लेते हैं। सर्कल के डायमीटर को डी मान लेते हैं और स्क्वायर का जो साइड है उसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो इससे हम लोग अगर एरिया निकालें तो सर्कल का एरिया तो सर हो जाएगा सिंपल π/4 डी स्क्वायर, और रेक्टेंगल स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा सर बी इंटू बी, बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर। ये तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि डी हमारा डाया ऑफ सर्कल है और बी हमारा साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, बी हमारा साइड ऑफ स्क्वायर है सर, है ना। चलिए नो प्रॉब्लम, शुरू करते हैं आगे हम। अब हमको इन शॉर्ट यहाँ पे डी बाई बी का रेशियो निकालना, आंसर मिल जाएगा। लेकिन डी बाई का रेशियो निकालेंगे किससे, एक चीज़ अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे दी गई है, एक चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी तरीके से दी गई है, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ सेम है। कोशिश करो सब लोग कोशिश करो कि फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ अगर सेम है तो उससे डी बाई बी का रेशियो कैसे निकालें। कमेंट करेंगे सब, कमेंट करेंगे। फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ को सेम करेंगे, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ का मतलब सेक्शन मॉडुलस है बेटा, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ हमारी सेक्शन मॉडुलस जुड़ी हुई है। चलो कमेंट कर बताओ बेटा फटाफट। तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस को सेम करेंगे, सर्कल का भी स्क्वायर का भी। हो गया होगा तुम लोग से इतना, तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सर हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे
सर्कल और स्क्वायर के सेक्शन मॉडुलस सेम करा जा रहा है। अच्छा सेक्शन मॉडुलस सर कैसे निकलता है हमारा, आई अपॉन वाई सबको पता है। सेक्शन मॉडुलस सर्कल का तुम आई अपॉन वाई करोगे तो आई हमारा कितना होता है, पाई डी बार 4/64 अपॉन डी बाई 2। ये हमारा सर्कल का सेक्शन मॉडुलस हो गया आई अपॉन वाई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन जो हमारा सबसे दूर वाला फाइबर है उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियर एक्सिस से। स्क्वायर की बात करोगे तो तुमको पता ही है आई क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12, लेकिन डी और बी सेम है तो डी की बार 4/12 है ना, बी की बार 4/12 अपॉन बी बाई 2। यहाँ से तुमको अगर तुम देखोगे तो तुमको बी बाई डी का रेशियो मिल जाएगा। ये तुम्हारा डी क्यूब हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली अगर तुम यहाँ से देखो इम्प्लाई करेंगे हम, तो हमारा डी बाई बी का होल क्यूब, देखो डी बाई बी का होल, देखो एक डी और एक बी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो डी बाई बी का होल क्यूब जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो ये अपने 2 उड़ गए, ये 32 और 6 हो गया, इज इक्वल टू 32 और 6 हो गया, तो 32 अपॉन 6 पाई आ जाएगा अगर हम गलत नहीं है तो। भाई 32 आपका ऊपर जाएगा, डी बाई बी है तो सही है, पाई नीचे 6 नीचे, 32 आपका ऊपर, 32 आपका सही है, 32 अपॉन 6 पाई आएगा। तो देखो डी बाई का रेशियो मिल गया। अगर हम एग्जैक्टली डी बाई बी का रेशियो देखें तो इसका क्यूब रूट भी कर सकते हैं है ना, इसका हम लोग यहाँ पे क्यूब रूट भी कर सकते हैं। तो डी बाई बी का जो रेशियो आ रहा है हमारा वो आ रहा है यहाँ पे 32/6 का क्यूब रूट पावर 1/3 मतलब। अब इसी डी बाई बी का रेशियो यूज करो यहाँ पे ताकि तुमको एरिया का रेशियो मिल सके और तुमको एग्जैक्टली वो मिल जाए है ना। तो पाई/4 तो अपना चल ही रहा है कोने में, डी बाई बी का होल स्क्वायर, भाई डी बाई बी ये है, डी बाई बी से हमारा क्या है 32 अपॉन 6 पाई की पावर 1/3, इसका होल स्क्वायर है। देखो ये हमारा डी बाई बी है, डी बाई बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, डी बाई बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है डी बाई बी का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू पुट करके होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हम 2 से पावर को 2 से इनटू कर दे रहे हैं। इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर निकाल के तुम इसको सॉल्व करो वैल्यूज की कि पाई/4 इंटू 32/6 पाई की पावर 2/3 कितना होगा। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू समवेयर अराउंड, देखो ये वैल्यू जो है ये हमें 1 से तो ऊपर ही लग रही है, तो इसमें हमें डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, वैल्यू 1 से ऊपर लग रही है, 1 भी नहीं एग्जैक्ट, इतना 1 के बराबर तो बिल्कुल नहीं आने वाला, सी और डी नहीं होगा, इसमें बी और ए में ही आएगा। तुम सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है, आप तो बता दो कमेंट करके। तो ठीक है सर, यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, कमेंट करो भाई जल्दी से, सॉल्व तो हो जाएगा, अब इसमें कोई बड़ा काम थोड़ी है। सॉल्व तो हो ही जाएगा, कितना आ रहा है 1.17 समथिंग, ठीक है 1.18 है ना, तो मतलब वही 1.118 1.117 बता दो लोग, तो 1.118 ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा है ना, ए ऑप्शन अपने यहाँ सही बैठ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है अगला, काफी बढ़िया है। तो ये हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा टफ है ये। अब इसमें बोला एक फ्लिज्ड बीम है, अब हम तुमको बताते हैं सोल्यूशन बढ़िया तरीके से। एक फ्लिज्ड बीम है ठीक है, और वुडन जॉइस्ट उसमें लगा हुआ है 150 मीटर वाइड का, 300 मीटर गहरा है। तो यहाँ तुम समझो ऐसा ऐसा डायग्राम बनेगा कुछ, ये तुम्हारा देखो वुडन जॉइस्ट है, अरे सिंपली मतलब बीम, जॉइस्ट मतलब एक टाइप की बीम हो गई बस, कुछ इसमें टफ नहीं है ठीक है। 150 mm अपनी इसकी विड्थ है और जो डेप्थ है इसकी 300 mm की है ठीक है। ये हमारा 300 mm है।
ठीक है सर। अब बोल रहा है कि सर ये जो आपका लकड़ी का जॉइस्ट है, या सिंपल भाषा में बोले बीम, देखो अलग अलग बीम जो अलग अलग तरीके से यूज की जाती है तो उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कभी इसी बीम को गर्डर बोलेंगे, कभी इसको कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कई सारे नाम होते हैं बीम के, ठीक है। गर्डर हो जाता है, कभी जॉइस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए सर, तो अब हमको इसमें बोल रहा है कि इसको हमने स्टील की प्लेट से स्ट्रेंथन किया दोनों साइड में, ऑन आइदर साइड लिखा है, ठीक है। तो इधर एक स्टील की प्लेट लगा, इधर एक स्टील की प्लेट, कितने mm की, 10 mm की। यहाँ पे हम लगा के दिखाते हैं, देखो ये अलग रंग से दिखाएंगे। एक 10 mm की स्टील सर यहाँ पे लगा दी इन्होंने, और एक 10 mm की स्टील इधर लगा दी, ताकि मजबूती आ जाए लकड़ी में। तो ये भी सर आपकी 10 mm की है, और ये भी आपकी 10 mm की। डेप्थ तो सर भाई ये देखिए, डेप्थ तो अगर हम बात करें तो डेप्थ तो सर इसकी भी 300 ही है। ये बन गया हमारा डायग्राम। आई होप तुमने ट्राई किया, अभी जो टाइम तुमको हमने दिया उसमें। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 20 टाइम्स, तो यहाँ पे m को m की वैल्यू दी गई है 20। स्टील की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज कंपेयर टू वुड वो 20 गुना है, m की वैल्यू, उसको मॉडुलर रेशियो बोलते हैं, ये यहाँ पे दिया गया है। तो बोल रहा है विड्थ ऑफ इक्विवेलेंट वुडन सेक्शन विल बी। अब हम इस पूरे सेक्शन को वुड में ही कन्वर्ट करेंगे। देखो ये वुड तो ऑलरेडी है, तो ये जो स्टील है इस स्टील को हमें वुड में कन्वर्ट करना है। स्टील को जब हम लोग वुड में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग का एरिया क्या होगा ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब तुम एक बात समझ लो, इसमें एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। ऑब्वियसली जब तुम स्टील को वुड में कन्वर्ट करोगे तो उसके पीछे तुम्हें कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ हमको क्राइटेरिया होंगे किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करते समय मेनली हमारे 1-2 क्राइटेरिया हैं। पहला तो फोर्स, भाई यहाँ पे भी स्टील है, अभी स्टील को हटा के हम यहाँ पे लकड़ी लाएंगे, ऑब्वियसली उस लकड़ी की विड्थ थोड़ी सी अलग होगी, स्टील जितनी नहीं होगी, क्योंकि दोनों मटेरियल अलग अलग है, क्योंकि दोनों का मॉडुलर रेशियो यहाँ पे अलग अलग है। क्राइटेरिया यहाँ पे ये रहता है कि दोनों में फोर्स क्या रहना चाहिए। अभी जो ये स्टील है और बाद में जब इसको वुड में कन्वर्ट कर देंगे, इस स्टील को वुड में कन्वर्ट करके पूरे को हम एक इक्विवेलेंट वुड सेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो फोर्स सेम रहना चाहिए। आप ये कह सकते हैं सर फोर्स इन स्टील, अभी स्टील है, बाद में आपकी ये वुड बन जाएगी, लेकिन दोनों केस में फोर्स आपका सेम होना चाहिए। ये बोलेंगे फोर्स इन वुड, बल्कि कह सकते हैं फोर्स इन इक्विवेलेंट वुडन सेक्शन। और ये अभी एक्चुअल स्टील सेक्शन है, स्टील वुड में कन्वर्ट होने वाली है, तो उनमें फोर्स सेम होना चाहिए। अब फोर्स का फॉर्मूला यार सबको पता ही है यार, फोर्स का फॉर्मूला से हमारा क्या होता है, फोर्स हमारा होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है सर, है ना। आप समझेंगे यहाँ पे, तो स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इन स्टील एरिया ऑफ स्टील, स्ट्रेस इन वुड एरिया ऑफ वुड। अच्छा ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब तुम यहाँ पे अगर एरिया ऑफ वुड निकालने की कोशिश करो तो एरिया ऑफ वुड का यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब हम यहाँ पे इक्विवेलेंट वुडन एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वुडन सिग्मा एस अपॉन सिग्मा डब्ल्यू इनटू एरिया ऑफ स्टील बिफोर, सिग्मा एस अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। अब सिग्मा एस जो होता है तुमको ये तो पता ही होगा कि सिग्मा एस भी जो है वो ई के रेशियो में रहेगा। भाई सिग्मा जो होता है वो तो तुमको पता है, सिग्मा होता है ई इंटू स्ट्रेन। भाई हमारा जो स्ट्रेस होता है, अगर स्ट्रेन सेम है दोनों लोगों में, इस स्टील में और बाद में जो वुड आएगी, दोनों के स्ट्रेन सेम होना चाहिए, ये भी प्रिंसिपल है, स्ट्रेन सेम होना चाहिए, फोर्स सेम होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेन अगर सेम है तो तुमको ये तो फॉर्मूला पता ही है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन सेम है तो ई और सिग्मा अपने प्रोपोर्शनल है, तो इसके रेशियो को तो तुमको पता ही है वैल्यू m के बराबर है, ये वैल्यू हमारी m के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा सर सिंपली कि हम लोग जब अपने स्टील को वुड में कन्वर्ट करेंगे, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ वुड का निकालेंगे, तो वो हो जाएगा m टाइम्स एरिया ऑफ स्टील, m टाइम्स एरिया ऑफ स्टील, अगर आपको इक्विवेलेंट वुड में कन्वर्ट करना है। तो आप एक काम करिए, m आपको पता है कितना है, m आपका है 20, तो हम लोग का जो वुड का एरिया हो जाएगा वो 20 टाइम्स एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा। अब भाई कुछ मत करो, ये जो स्टील 10 थी इसको 20 टाइम्स कर दो, इसको 20 टाइम्स कर दो। चलो बताओ हमको, अगर ये हमारा 10 mm है, इसको हम 20 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा सर। अगर ये 10 mm है तो इसको अगर हम 20 टाइम्स कर दें, अब ये वुड बन जाएगा, ऑब्वियसली अब ये वुड बन चुका है, तो ये आपका 10, ठीक है। अभी पहले उसकी जो विड्थ थी या आपका जो एरिया था वो, अब देखो डेप्थ सेम है यार, तुम खुद सोचो सर, एरिया आपका 20 टाइम्स हुआ है, डेप्थ अगर सेम है तो हमको सिर्फ विड्थ का रेशियो चेंज करना है ना, हमको सिर्फ विड्थ का रेशियो चेंज करना है, क्योंकि डेप्थ तो सर आपकी सेम है। तो इस 10 को हम लोग 20 टाइम्स कर देंगे तो 200 हो जाएगा। तो इधर भी 200, इधर भी 200 और इधर भी 200, ठीक है। तो सर आपका वही 10, यही 10 स्टील का वुड, ये स्टील थी सर पहले, ये वुड थी, ये स्टील थी, अब ये स्टील भी वुड में कन्वर्ट हो गई है, वुड तो वुड में रही और ये भी वुड में हो गया, पूरा इक्विवेलेंट वुडन सेक्शन बन गया। लेकिन सर अब इसकी जो लेंथ हो गई वो 200 हो गई है, बीच वाले की तो 150 ऑलरेडी थी,
और ये सर आपका कितना है 200, और जो आपकी डेप्थ थी यहाँ पे वो थी सर कितनी 300। तो अब हम ये कह सकते हैं सर हमारी स्टील जो है वुड में कन्वर्ट हो गई, लेकिन शर्त यहाँ पे ये फोर्स हमने यहाँ पे क्या रखा, सेम रखा। ठीक है, आपकी वेट बढ़ी। देखो एरिया जो है पहले इसका 10 × 300 था, अब इसका एरिया 200 × 300 हो गया, तो मतलब 20 गुना हो गया है। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा ये 20 गुना हो गया है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो बस हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल आंसर हमारा 150, 200, 200, इन शॉर्ट 550 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट बताएंगे सब। चलो इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को कि अभी उसी तरह क्वेश्चन है, यहाँ पे उसी तरह क्वेश्चन है, यहाँ भी हम लोग इक्विवेलेंट सेक्शन में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ना चाहे तो ना करें। मैक्सिमम फ्लेक्सर स्ट्रेस इन टिम्बर जॉइस्ट ऑफ द फ्लेक्स्ड बीम शोन यहाँ पे दिखा हुआ है हमको, फिगर 10.3 में दिख रहा है, जो कि हमको 7 दिख रहा है। अच्छा टिम्बर देखो, यहाँ टिम्बर दिख रहा है तुमको, टिम्बर में ऑब्वियसली मैक्सिमम स्ट्रेस अगर डायग्राम देखें हम लोग लीनियर वेरिएशन मान लेते हैं, तो मैक्सिमम स्ट्रेस ऑब्वियसली हमको टॉप मोस्ट या बॉटम मोस्ट फाइबर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे 7 हमको दिया हुआ। टिम्बर की बात हो रही है बेटा, देखो साफ साफ लिखा है टिम्बर में जो स्ट्रेस है। ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम, सिंपल। तो फिर उन्होंने बोला था मैक्सिमम स्ट्रेस रीजन स्टील में क्या होगा। अच्छा भाई सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। देखिए सर हमको पता है स्ट्रेस का रेशियो जो होता है वो सीधे सीधे हमारा, अभी हमने बात करी सर, स्ट्रेस का रेशियो सीधे सीधे ई के टाइम प्रोपोर्शनल होता है। भाई देखिए एक बात समझिए आप, ये आपकी बीम है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है। अगर हम स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, अगर हम स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, तुम ये बताओ स्ट्रेन जब आएगा, थोड़ा सा गंदा बन गया है, स्ट्रेन जब आएगा यार तो ये बताओ भाई स्टील के टॉप मोस्ट फाइबर में और टिम्बर के टॉप मोस्ट फाइबर में स्ट्रेन तो सेम आएगा। सर देखिए स्ट्रेन यहाँ 0 होगा, अगर आप स्ट्रेन बनाने की कोशिश करें, स्ट्रेन जो होगा सर, स्ट्रेन जो होगा चाहे टिम्बर हो चाहे स्टील हो, दोनों में सेम होगा, क्योंकि ये भी उसी लेवल पे ये भी उसी लेवल पे है ना, ये दोनों सेम लेवल पे हैं। ठीक है, चलो तो गेस करो जल्दी कितना आंसर होगा, अब तो हमने बता दिया है।
तो हो गया होगा अब, तो समझ में आ गया। स्ट्रेन हमारा सेम है, तो हमको पता है स्ट्रेस जो होता है वो ई इंटू स्ट्रेन है। अब ई हमारा सेम है, तो स्ट्रेस का जो रेशियो रहेगा समझना। अब यहाँ मान लो हम टिम्बर लिख देते हैं, तो ये हो गया टिम्बर। अब हम यहाँ पे एक बार स्टील लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया स्टील। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमको पता है स्ट्रेन क्योंकि सेम है, तो हमारा जो स्ट्रेस का रेशियो है बेटा, जो हमारा स्ट्रेस का रेशियो है वो हमारा ई के रेशियो के बराबर हो जाएगा, है ना। ई के मतलब अपना मॉडुलस वेलोसिटी के रेशियो में आ जाएगा। और वो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि एम की वैल्यू कितनी है, 10। एम का मतलब होता है, एम का सिंपल मतलब हो जाएगा, हमको यहाँ पे स्ट्रेस इन स्टील पूछा गया है, तो इसको अगर मिरर कर दें तो हमारा हो जाएगा सिग्मा टी इंटू ई एस अपॉन ई टी। और ई एस अपॉन ई टी को यहाँ पे एम बोलते हैं हम लोग, और एम की यहाँ पे 10 दी गई है, एम की यहाँ पे 10 दी गई है, तो 10 टाइम्स सिग्मा टी हमारा यहाँ पे रिलेशन बन गया। तो स्ट्रेस इन स्टील हमारा जो हो जाएगा 10 इंटू सिग्मा टी, और सिग्मा टी हमारा कितना दिया गया, 7 दिया गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन बढ़िया तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। तुम 2-3 फॉर्मूले याद रखो। देखो ये जो फ्लिश बीम वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें 2-3 चीजें हम लोग को याद करनी है सर। क्या क्या? पहला तो फोर्स सेम रहता है अपना जब हम इक्विवेलेंट सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो स्ट्रेस का रेशियो वो सीधे सीधे एम टाइम्स है, ठीक है। स्टील और जो भी इक्विवेलेंट वुड सेक्शन है उसमें हम लोग को देखें स्ट्रेस का रेशियो सीधे एम टाइम्स है। तो ये 2-3 चीजें तुम लोग याद रख सकते हो। और स्ट्रेन तुमको सेम रखना है, स्ट्रेन तुमको सेम रखना है। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो तुमको याद रहने चाहिए, ठीक है। चलो इसको याद कर लो, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखेंगे सर हम लोग नेक्स्ट। पिछला वाला सर बढ़िया कॉन्सेप्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पूछा प्रिज्मेटिक बार व्हेन सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग अज्यूम्स द शेप ऑफ। प्रिज्मेटिक बार व्हेन सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, अच्छा कोई एक बार बता रहे हैं लोग, कोई एक बार है यहाँ पे, कोई एक बार है और इसको हम लोग ने प्योर बेंडिंग में सब्जेक्ट किया, मतलब सिर्फ इसमें बेंडिंग मोमेंट है और कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें बेंडिंग मोमेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ एम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे लग रहा है। अच्छा प्रिज्मेटिक बार व्हेन सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग मोमेंट इन द शेप ऑफ क्या, कैटनरी, क्यूबिक पैराबोला, क्वाड्रेटिक पैराबोला, आर्को सर्कल, पता होगा तुम लोग को। अच्छा देखो यार वैसे भी बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन होती है ना एम अपॉन ई आई वाली, तुमने पढ़ रखोगे अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये हमारी जो प्योर फ्लेक्चर की बेंडिंग इक्वेशन यहाँ पे प्योर फ्लेक्चर में जो एक फॉर्मूला लोग डिराइव करते हैं, ये यही मान के डिराइव करते हैं कि हमारी जो अगर प्योर बेंडिंग हो रही होगी तो हमारी जो बीम है यहाँ बेंड होगी वो एकदम प्योर सर्कुलर शेप में बेंड होगी, है ना। वो यहाँ पे प्योर जो है सर्कुलर शेप में बेंड होगी और यहाँ पे एक बड़ा सर्कल बनेगा, एक बड़ा सर्कल बनेगा और उसका रेडियस आर होगा। ये आर जो है उसी रेडियस, आर जो है उसी बेंडिंग रेडियस को डिनोट करता है। तो फिलहाल इसका आंसर सिंपल हो जाएगा आर्क ऑफ सर्कल। ये जो तुम्हारी बनेगी यहाँ पे ये आर्क ऑफ सर्कल होगा, है ना, ये आर्क ऑफ सर्कल होगा। इसको तुम लोग याद कर सकते हो, वरना ये सिंपली हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है बेंडिंग मोमेंट की, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है जिसमें वाई हमारा वाई का डबल डेरिवेटिव लेके लिखते हैं, तो उससे ही प्रूव हो जाएगा आराम से, ठीक है। उससे भी यहाँ पे आराम से प्रूफ हो सकता है ये। चलो तो उम्मीद करें ये तुमको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर फिलहाल हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक सेकंड रुकेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलो ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेंगे ये वाला, अगला ये क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है भी। इस क्वेश्चन में बीम ऑफ आई सेक्शन 600 mm डीप एंड 200 mm वाइड हैज फ्लांजेस 25 mm थिक एंड 20 mm थिक। इफ द शियर स्ट्रेस इन द वेब एट द जंक्शन ऑफ द फ्लैंज एंड वेब इज क्यू, देन द शियर स्ट्रेस इन द फ्लैंज एट द जंक्शन इज। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा यार। आई सेक्शन है 600 mm डीप है, ठीक है। जो जो बता रहे हैं पहले आई सेक्शन बनाते हैं सर, एक सिंपल सा आई सेक्शन बनाएंगे, थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। तो एक बीम है सर हमारी 600 mm डीप है, डीप है, बाकी 200 mm वाइड उसके फ्लैंज है। ये जो फ्लैंज है 200 mm वाइड है और फ्लैंज सर 25 mm थिक है। ये फ्लैंज हमारे 25 mm थिक है। उसके बाद हमारा वेब जो है वो 20 mm थिक है। ये वेब जो है सर हमारे ये 20 mm थिक है। और क्या बता रहा है बस। फिर इसने बोला जंक्शन पे जो शेयर से वेब में, देखो जंक्शन में यार देखो दो लोग आके जुड़ रहे हैं सर, ये आपका वेब है नीचे,
और ये आपका फ्लैंज है। जंक्शन पे फ्लैंज और वेब आके जुड़ते हैं। अब इन्होंने बोला है कि देखो इसका अगर तुम शेयर डायग्राम बनाओ, तुमने अगर पढ़ रखा हो, तुमने इसका शेयर डायग्राम अगर पढ़ रखा हो तो कुछ इस तरीके का बनता है, तुमको थोड़ा समझाते भी हैं इसमें। अगर ये नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम होती है यार, तो नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम में सर क्या होता है, हमारा पैराबोला बनना शुरू होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, तुम देखो इस जगह तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल डायग्राम बनता है अपना। लेकिन अचानक से हुआ क्या कि तुम देखो बीम की विड्थ थी यहाँ पे कितनी, 200, 200 से अचानक 20 हो गया, 200 से अचानक 20 हुआ यहाँ पे। तो अचानक से सर शियर स्ट्रेस एकदम से बढ़ जाएगा, अचानक शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। फिर पैराबोला चलता रहेगा, फिर अपना बढ़िया से पैराबोला चलता रहेगा। आप समझिए यहाँ पे, समझ रहे हो, फिर ये अपना नॉर्मल पैराबोला चलता रहेगा बढ़िया तरीके से, पैराबोला चलता है। और इधर फिर अपना ये इधर पैराबोला। तो आप देख रहे हैं सर, वैसे तो ये पूरा पैराबोला ऐसे बन जाता अगर इस बीम की विड्थ चेंज ना हो रही थी, ये पूरी रेक्टेंगुलर बीम अगर होती सर, तो आपका सीधे पैराबोला ऐसा बनता है। लेकिन अब यहाँ पे विड्थ कम हुई तो शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, विड्थ बढ़ा देंगे तो शियर स्ट्रेस कम हो जाएगा। मतलब शियर स्ट्रेस जो होता है, शियर स्ट्रेस फॉर्मूला पड़ा होगा VA बार अपॉन IB। तो शियर स्ट्रेस और B आपस में इन्वर्स में है। तो आप यहाँ देखिए सर, ये विड्थ एकदम से अगर कम हुई, विड्थ अगर एकदम से कम होगी तो शियर स्ट्रेस एकदम से बढ़ जाएगा, उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, है ना, उसी रेशियो में यहाँ पे बढ़ जाएगा हमारा, क्योंकि टाउ जो है वो B के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाउ जो है हमारा B के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, शियर स्ट्रेस का डायग्राम है, अचानक से यहाँ पे जंप आ गया है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि हमारा जो शियर स्ट्रेस है वो क्यू है, वो है दिया वेब में। वेब देख रहे हो, ये वेब में क्यू है, यहाँ पे क्यू है। तो अगर यहाँ क्यू से एकदम वहाँ जंप करेंगे, देखो ये पूरी वैल्यू उन्होंने क्यू दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू उन्होंने क्यू दे रखी है, क्योंकि देखो ये नीचे की बात है वो वेब है, और जो इसके ऊपर की बात होगी, यहाँ वाली बात, ये वाली बात, ये हमारी फ्लैंज की बात हो जाएगी, है ना। तो वेब में अगर क्यू है तो फ्लैंज में आप 10 टाइम्स कम कर दिए। 10 टाइम्स क्यों कम करेंगे, क्योंकि देखो ये 200 है, ये 20 है। तुमको ये समझ में आना चाहिए कि टाउ1 B के इन्वर्स है, तो यहाँ पे हमको ये समझ में आना चाहिए कि टाउ1 अपॉन टाउ2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, उल्टा हो जाएगा, B2 अपॉन B1, ठीक है, इन्वर्स टाउ इसका B इसका भी, है ना। तो अब सर आप देखिए, हम यहाँ पे अगर लिख दें कि फ्लैंज का टाउ अगर हमको निकालना है, वेब का शियर स्ट्रेस दिया गया है, तो हमको यहाँ पे विड्थ किसी रखनी पड़ेगी सर, वेब की, और नीचे विड्थ रखनी पड़ेगी फ्लैंज की। सर ये हमको निकालना है, वेब शियर स्ट्रेस वेब में कितना दिया गया सर, क्यू दिया गया है। विड्थ ऑफ वेब कितनी दी गई सर, 20 दी गई है। विड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी दी गई है सर, 200 दी गई है। देखो ये 20 ये 200, तो हमारा यहाँ से जो फ्लैंज के अंदर शियर स्ट्रेस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, Q इंटू 20/200। तो मतलब ये हमारी वैल्यू सॉल्व होके यहाँ से हमारा टाउ जो आ जाएगा एफ फ्लैंज के अंदर वो आ जाएगा 0.1 Q, 0.1 Q। मतलब ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो, ये वैल्यू जो देख रहे हो, ये तुम्हारी 0.1 Q है, ठीक है। मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे तुम्हारा, डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे सही जाएगा, 0.1 Q, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। चलो आगे बात करेंगे, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ एट एवरी क्रॉस सेक्शन एज सेम व्हाट। एक बीम अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की है तो उसका क्या मतलब है, एक बीम अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की है तो हर क्रॉस सेक्शन पे उसका बेंडिंग स्ट्रेस क्या रहता है, सेम रहता है। इसका देखो बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, हम लोग को पता है सर कोई भी जो बीम होती है उसमें बेंडिंग मोमेंट हर जगह वेरी करता है। जैसे लेटेस्ट से एक कैंटिलीवर लेते हैं हम लोग और यहाँ पे एक फ्री एंड पे एक लोड लगाते हैं। अब तुमको पता है बेंडिंग मोमेंट हर जगह अलग अलग होगा, है ना। तो यार बेंडिंग मोमेंट अगर हर जगह अलग अलग होगा तो हमको बीम की जो विड्थ है या डेप्थ है वो चेंज कर सकते हैं हम। भाई जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है वहाँ पे डेप्थ आप ज़्यादा लीजिए, जहाँ बेंडिंग मोमेंट कम है वहाँ पे डेप्थ आप कम लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग यही करते हैं, हम लोग हमको पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा था, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है M/Z, M/I इंटू वाई करोगे, I/Y को Z लिखते हैं तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से M/Z आती है ना, सिग्मा की वैल्यू M/Z आती है। और Z हमारा जो है ऑब्वियसली सेक्शन की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि विड्थ क्या है, डेप्थ क्या है। हमारा जो Z होता है वो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सेक्शन की प्रॉपर्टी, मतलब उसकी जो विड्थ है डेप्थ है उस पर डिपेंड करता है। यस और नो? यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो आपका M अगर चेंज होगा अलग अलग सेक्शन पे, आपको पता है यहाँ पे M हमारा चेंज हो रहा है, तो Z की वैल्यू भी हम लोग चेंज कर सकते हैं सच दैट M और Z का जो रेशियो है स्ट्रेस वो प्रोपोर्शनल है हर सेक्शन पे, चाहे इस सेक्शन पे हो, चाहे उस सेक्शन पे हो, चाहे किसी सेक्शन पे हो, बेंडिंग स्ट्रेस आपका जो है वो कांस्टेंट बन रहा है। तो इस तरह की जो बीम्स होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं
इकोनॉमिकल बीम्स, और इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वाली बीम, क्योंकि हर जगह आपका स्ट्रेस सेम पड़ रहा है। ठीक है, जहाँ बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होगी, जहाँ बेंडिंग मोमेंट कम होगा वहाँ पे डेप्थ और विड्थ कम रख सकते हैं। ठीक है, तो विड्थ और डेप्थ को हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनली अज्यूम कर सकते हैं और यहाँ पे रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, क्या जरूरत है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम है वहाँ पे भी तुम पूरी बीम की विड्थ और डेप्थ दो, है ना, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसके ऑप्शंस ये हैं, ये क्वेश्चन पढ़ो, ये बताओ। चलो क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बालक लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। shear center in the channel section shown in figure 10.4 will be at, ये तुमको भाई सी सेक्शन दिख रहा है, सबको दिख रहा है बढ़िया तरीके सी सेक्शन। इसका पूछा गया है कि shear सेंटर कहाँ होगा, shear सेंटर कहाँ होगा बताओ सर। इसका shear सेंटर जो होगा बताएंगे आपको। देखो यार ऐसा है, तुमको शायद याद, तुम देखो 2-3 पहले तो shear सेंटर मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट जिसपे अगर हम लोग लोड लगाते हैं तो हमारी बीम के अंदर ट्विस्टिंग डेवलप नहीं होगी। एक ऐसा पॉइंट जिसपे अगर लोग लोड लगाते हैं तो ट्विस्टिंग डेवलप नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब देखिए ये जो सेक्शन है ये दोनों डायरेक्शन में सिमेट्रिकल तो है नहीं सर। देखिए सर, आपकी जो रेक्टेंगल रहती है, रेक्टेंगल में अगर आप लोड एकदम बीचों बीच लगा दें, एकदम बीचों बीच, तो कोई दिक्कत नहीं है, लोड आपका एकदम सेंटर से पास होगा और कोई भी ट्विस्टिंग वगैरह डेवलप नहीं होगी। लेकिन सी सेक्शन होगा, कई सारे शेप्स होते हैं, हम तुमको उनके shear सेंटर बता दे रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हारा एंगल सेक्शन है ना, तो एंगल सेक्शन में जहाँ पे ये जंक्शन आके मिल रहा है यहाँ shear सेंटर होगा। अगर तुम लोड को यहाँ पे पास कराओगे तो तुम्हारे जो सेक्शन है उसके अंदर ट्विस्टिंग डेवलप नहीं होगी। या मान लो टी सेक्शन की बात करते हैं, रेक्टेंगल बीच में होता है यहाँ पे एकदम, या मान लो टी सेक्शन की बात करते हैं। टी सेक्शन देखो लेग्स कहाँ आके मीट कर रहे हैं सर, टी सेक्शन लेग्स आपके इस जगह आके मीट कर रहे हैं, तो यहाँ shear सेंटर होगा। अगर हम क्रॉस की बात कर लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे shear सेंटर कहाँ होगा, दोनों लेग कहाँ मिल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा shear सेंटर होगा। दोनों लेग्स जहाँ के इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा जनरली shear स्ट्रेस होता है। ठीक है, जनरली जो है वही shear स्ट्रेस देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ हो गया। अच्छा, सी सेक्शन जो कि अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ पे हमारा shear स्ट्रेस होगा। देखो ये जो ए है ये तो सेंट्रॉइड की जगह है, सी कुछ नहीं है, बी हमारा यहाँ पे shear सेंटर है, बी चैनल सेक्शन का बी हम लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, जो कि आउटसाइड द सेक्शन पड़ता है, चैनल सेक्शन के आउटसाइड पड़ता है। बाकी इन सब का इंटरसेक्शन पॉइंट पे होता है, और जो सिमेट्रिकल बॉडीज होती है उनका तो एकदम सीजी पे होता है, अंदर सीजी पे अंदर हो जाता है। ठीक है, आई सेक्शन की बात करो तो आई का एकदम बीचों बीच में होगा, एकदम बीचों बीच जहाँ सीजी होता है। चलो सर, बाकी जनरली देखो एक काम होता है, shear सेंटर और सेंट्रॉइड कोइंसाइड नहीं करते जनरली। ठीक है, अंटिल अनलेस बॉडी दोनों डायरेक्शन सिमेट्रिकल हो, वरना हमारे shear सेंटर और सेंट्रॉइड जो है कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है, तो shear सेंटर हम समझ गए सर, एक ऐसा सेंटर जहां से अगर लोड पास होगा तो हमारी बॉडी में कोई भी टॉर्जन या ट्विस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये हो गया shear सेंटर। अगला क्वेश्चन ये पढ़ेंगे, क्या कह रहा है सर क्वेश्चन, फॉर नो टॉर्जन, टॉर्जन ना आए, द प्लेन ऑफ बेंडिंग शुड बी पैरेलल टू वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू shear सेंटर ऑफ द सेक्शन, यही है आंसर, अभी इतनी देर से बता रहे हैं। पास थ्रू न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन, कोई मतलब नहीं, पास थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हमारी बीम में ट्विस्टिंग वगैरह ना हो इसके लिए हमको हमारा जो प्लेन ऑफ बेंडिंग है, ठीक है, प्लेन ऑफ बेंडिंग जो होगा, हाँ बेंडिंग वाला प्लेन अपना कहाँ से पास हो, shear सेंटर से पास हो, बस और क्या चाहिए। ठीक है, सिंपल है, तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, अपना यहाँ से पास होगा। ठीक है, अगला, टू बीम्स, वन ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड अदर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हैव इक्वल एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ सब्जेक्ट, भाई देखो ये तो आज ही बताया हमने भाई, आज ही तुमको हमने समझाया। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तुम बताओ, हमको 1 मिनट का समय दे रहे हैं इसमें, ये तुम जरा आंसर हमको बताओ, मान जाए इसमें। आज ही हमने तुमको बताया है कि किन सेक्शंस का अगर एरिया अगर सेम है तो सेक्शन मॉडुलस अलग अलग होगा और किस तरीके से वेरी करेगा, कौन बेंडिंग में ज़्यादा अच्छा होगा, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो तुमको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। कमेंट करके बताओ ABCD क्या होगा इसमें। तो स्क्वायर और सर्कल में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये कह सकते हैं हम लोग। इन्होंने इकोनॉमिकल पूछा है, लेकिन फिलहाल जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा भाई इकोनॉमिकल भी होगा, है कि नहीं, जो स्ट्रॉन्ग होगा भाई इकोनॉमिकल भी होगा, सिंपल सी बात है।
कमेंट नहीं कर रहे हो तुम लोग। हाँ चलो बढ़िया, बी बता रहे हैं कुछ बच्चे, सही है। देखो यार सिंपल सी बात यहाँ पे समझो, तुमको हमने समझाया है कि अगर एरिया सेम है तो वो वाले सेक्शंस बढ़िया होते हैं जिनका एरिया न्यूट्रल एक्सिस से दूर डिस्पोज्ड ऑफ होता है। न्यूट्रल एक्सिस जैसे फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा तुमको बताते हैं, पीछे हमने बताया था वैसे ही, पीछे तुमको बताया था, पूरा बढ़िया समझाते हैं। देखो यहाँ था कि कहाँ गया, आज ही तो बताया, अभी कहाँ भाग गए, नहीं लिखा था क्या, लिखा नहीं लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। पता नहीं ये कहाँ चला गया, चलो कोई नहीं, हम बताते हैं फिर से। ऐसा याद आ रहा है कि लिखा था, चलो कोई नहीं, ठीक है। दो बीम्स हैं तो जेड को जरा कंपेयर करना है सर। देखिए सिंपल सी बात है, आप इसको उधर देखिए सर, आपका आई सेक्शन है, आप देखेंगे आई सेक्शन में जो आपका मेजर एरिया है वो न्यूट्रल एक्सिस से बहुत दूर दूर फेंका गया है ना। फिर रेक्टेंगल है, फिर स्क्वायर है। आप स्क्वायर में देखिए, अगर तीनों का एरिया मान लो सेम है क्रॉस सेक्शन, तो आप देखेंगे कि सर्कल में जो एरिया है वो ज़्यादातर न्यूट्रल एक्सिस के पास पास है, तो ये बेंडिंग में थोड़ा सा कम होगा, ये थोड़ा सा और बेहतर होगा, और ये सबसे बेहतर बेंडिंग में इसलिए होगा क्योंकि सर आप देख सकते हैं इसका जो जेड होगा, जेड आई सेक्शन का एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर सेक्शन का जेड एज कम्पेयर टू सर्कुलर सेक्शन का जेड ज़्यादा होगा, आई का ज़्यादा होगा, फिर रेक्टेंगुलर है ना। क्योंकि सर आप समझिए जेड होता है आई अपॉन वाई। अब मोमेंट हमेशा ज़्यादा कब होगा, जब आपका न्यूट्रल एक्सिस से दूर दूर एरिया डिस्पोज ऑफ हो, दूर दूर एरिया डिस्पोज ऑफ हो। तो हम सीधी सी बात स्क्वायर और सर्कल को कंपेयर करें तो स्क्वायर का सेक्शन मॉडुलस या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटर है, तो ऑब्वियसली हमारा स्क्वायर सेक्शन यहाँ पे मोर इकोनॉमिकल हो जाएगा, क्योंकि उतने ही एरिया में वो ज़्यादा आपको सेक्शन मॉडुलस दे रहा है, मतलब ज़्यादा आपको बेंडिंग स्ट्रेंथ दे रहा है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेस वो यहाँ पे रेजिस्ट कर सकता है क्योंकि जेड उसका ज़्यादा है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि जेड स्क्वायर इज मोर देन जेड सर्कल, अगर एरिया क्या है सेम। सर्कल में बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि न्यूट्रल एक्सिस के पास ही सारा एरिया घुस गया सर, दूर नहीं जा रहा है ना, पास एरिया नहीं होना चाहिए सर, दूर होना चाहिए, तो बेंडिंग में अच्छा होगा। अच्छा शेयर में उल्टा है, बेंडिंग अलग है शेयर अलग है, शेयर में उल्टा हो जाएगा। शेयर में क्या हो जाएगा, शेयर में आपका सर्कल सबसे बढ़िया हो जाएगा। शेयर में क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस के पास होना चाहिए एरिया, बेंडिंग में एरिया दूर दूर है तो बढ़िया है, शेयर में पास पास है तो बढ़िया है, क्योंकि शेयर आपका मैक्सिमम बीच में ही होता है ना। चलो नेक्स्ट लेंगे, अगले दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलने हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है अपने, इसका प्रूफ बहुत लंबा है। कह रहा था पोर्शन विच शुड बी रिमूव फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर डी in order to obtain maximum section modulus is the portion which should be removed from top and bottom of circular cross section of diameter d in order to obtain maximum section modulus is। मतलब ये कह रहा है कि सर आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इसका सेक्शन मॉडुलस जो भी होगा हमको पता है, इसका सेक्शन मॉडुलस आराम से निकाल सकते हैं आई अपॉन वाई करके, ठीक है। आई हमारा क्या है पाई डी बार 4/64 और वाई आपका क्या है d/2, सॉल्व करने में पाई डी क्यू बाई 32 पता है सर हमको। अब ये कह रहा है सर कि हम लोग यहाँ पे कितना सेक्शन कट कर दें टॉप एंड बॉटम से, यहाँ पे हम लोग कितना सेक्शन कट कर दें, इसको x मान लो, और यहाँ पे हम लोग कितना सेक्शन कट दें दोनों साइड से, जिससे कि जो रिमेनिंग सेक्शन बचेगा, इसको हटा दो, इसको हमने यहाँ से उड़ा दिया, जिससे हमारा जो रिमेनिंग सेक्शन बचे उसका सेक्शन मॉडुलस मैक्सिमम हो, मतलब इवन पुराने वाले से भी ज़्यादा, ठीक है। होता क्या है कि तुम अगर इसकी डेप्थ को कट करना शुरू कर दोगे तो होता क्या, सेक्शन मॉडुलस पहले बढ़ना शुरू होगा। देखो तुमको एक बात समझ आनी चाहिए, सेक्शन मॉडुलस आई और वाई दोनों का फंक्शन है ना भाई, आई और वाई दोनों का फंक्शन है। अब सर आप अगर उसकी डेप्थ को कट करते जाएंगे, दोनों तरफ से कट करते जाएंगे, तो हमारा आई भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा भाई। वाई आपका कम हो रहा है सर, वाई आपका कम होता जा रहा है ना, क्योंकि भाई देखो पहले वाई वहां तक था, अब वाई से यहाँ तक होगा, और कट करेंगे वाई आपका न्यूट्रल एक्सिस से और कम होगा, है ना। वाई जो होता है वो आपका टॉप मोस्ट अपॉन डिस्टेंस होता है, वो आप धीमे धीमे कट कर रहे हैं तो कम होता जा रहा है, तो वाई चेंज हो रहा है, ऐसे जेड भी चेंज होगा। तो जेड और वाई चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन ऐसा कितना हम यहाँ पे डेप्थ को कट करें कि आपको सेक्शन मॉडुलस मैक्सिमम देखने को मिले, ठीक है, ये पूछा गया है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सर जेड आई और वाई का फंक्शन, और आई और वाई आपके डायनेमिक है, आई और वाई डायनेमिक है, तो हमारा जो आंसर यहाँ पे है कि एक्स की वैल्यू अगर हम
011D रखते हैं, एक्स की वैल्यू को अगर हम 0.011D रखते हैं तो हमारा जो सेक्शन मॉडुलस आएगा उसमें मैक्सिमम आएगा। अगर आपने इससे कम कट किया या इससे ज़्यादा कट किया तो आपको सेक्शन मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, आपको सेक्शन मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी। इसी तरह से क्वेश्चन स्क्वायर ही बनता है। इसी तरह से क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि सर स्क्वायर आपका जो रहता है, स्क्वायर को जो हम लोग ऐसे डायमंड बना के लेके चलते हैं तो ऊपर से हम कितना यहाँ पे पोर्शन कट कर दें, ऊपर से हम यहाँ पे कितना पोर्शन कट कर दें कि हमारा सेक्शन प्लस मैक्सिमम हो जाए। तो इसका A/√9 आंसर कुछ होता है इस तरह का। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसी को लेके चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कहो तो इसका भी तुमको बता दें एक बार हम, इसका अगर मान लो साइड ए है तो ये A/√9 होता है। लगभग 5.5% तक हमारा बेंडिंग जो स्ट्रेंथ रहती है इस केस में बढ़ने को मिलती है, उसमें 2-3% बढ़ जाती है अगर हम लोग इतना इतना कट कर दें तो, है ना। जितना तुमको बताया यहाँ पे कितना 0.011D, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको तुम बढ़िया तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, तो हाँ इसमें जो तुम्हारा कितना हो गया, एक सेकंड, हाँ ये जो हमारा होता है डिस्टेंस, ये जो हमारा डिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, ये डिस्टेंस हमारा रहता है कितना आता है यार, ये हमारा A/9 होता है। तो ये हमारा A/9, ये A/9 है तो A/√2/9 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा A/9√2, इतनी डिस्टेंस ये रहती है। ठीक है, A/9√2 हो जाएगा, जिससे हमारी बेंडिंग स्ट्रेंथ हमारी लगभग 5.5% तक बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो बीम को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं हल्का सा कट करके, बाय कटिंग दिस मच लेंथ। हाँ ए क्या होता है, ए हमारी कुछ नहीं सर, ये आपका जो रेक्टेंगल इसकी साइड होती है। और डी क्या होता है, डी कुछ नहीं है सर, इसका ओरिजिनल डायमीटर होता है। डी हमारा इसका ओरिजिनल डायमीटर होता है पहले का। ठीक है, चलो याद रखेंगे सर, ये भी फैक्चुअल है, इसको याद कर लो और कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, कमेंट करते चलेंगे भाई। देखो सब लोग कमेंट करते हैं ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है हमारा सर, बीम ऑफ ओवरऑल लेंथ L, बीम है ओवरऑल लेंथ L है, रेस्ट ऑन 2 सिंपल सपोर्ट विद इक्वल ओवरहैंग ऑन बोथ साइड। ठीक है सर, समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है। ये कह रहा है सर आपकी बीम है जिसकी ओवरऑल लेंथ L है और यहाँ पे आपका ये आपके सपोर्ट्स हैं 2 सिंपल सपोर्ट्स विद इक्वल ओवरहैंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, 2 इक्वल लोड एक्ट एट द फ्री एंड्स। अच्छा सर 2 आपके इक्वल लोड यहाँ एंड पे एक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं इनका नाम W है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वो बता रहे हैं। ठीक है, इफ द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ द बीम इज सेम एज एट द आइदर एंड देन द लेंथ ऑफ आइदर ओवरहैंग इज। अच्छा पूरी लेंथ जो हमारी है यहाँ पे, पूरी लेंथ L है भाई, है ना, कह रहा है पूरी लेंथ हमारी कितनी है, L है। ठीक है सर, पूरी लेंथ L है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि देखो ये बीम जब, अब तुमको पता है यहाँ पे यार लोड लग रहा है तो बीम हमारी कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी भाई, है ना, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हमको करते हुए दिखेगी ये। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं यहाँ पे, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। अरे बीम में उड़ गई, तो जो बीम बनाते हैं पहले फिर हम लोग। ठीक है सर, तो आपका कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बोल रहा है कि सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन होगा सर, सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन होगा और यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगा सेम होगा। तो कुछ नहीं, हमको बराबर करना है बस, और कुछ नहीं। देखो रिएक्शंस तो WW आ जाएंगी, रिएक्शंस तो क्योंकि सिमेट्रिकल है तो भाई WW फोर्स अगर W रिएक्शन आ जाएंगी। अब यार हमको वहां पे निकालना है क्या, डिफ्लेक्शन। तो फ्री एंड में जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, फ्री एंड में जो डिफ्लेक्शन आएगा उसको हम लोग सुपरपोजिशन करके निकाल सकते हैं। और जो बीच की सिंपली सपोर्टेड है उसको अलग कर लो। बीच की जो सिंपली सपोर्टेड है उसमें क्या करोगे, उस लोड को जब यहाँ ट्रांसफर करोगे, लेटस से ये A है हमारा, है ना, लेटस से ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग A मान लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी भी है, लेकिन चलो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, अगर तुम उस लोड को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो एक तो W लोड लगाना पड़ेगा और दूसरा यहाँ पे तुमको एक मोमेंट लगाना पड़ेगा W इंटू A का। सेम कहानी यहाँ पे एक लोड W ट्रांसफर करना पड़ेगा और एक मोमेंट लगाना पड़ेगा W इंटू A का, जिसकी वजह से हमारी जो बीम आप देख रहे हैं सर, ठीक है, जो आपकी बीम है वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। और सर अगर आप इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ पे अगर आप एंगल देखें कितना हो, थीटा, अगर आप यहाँ पे थीटा एंगल को देखें सर, अगर आप यहाँ पे थीटा एंगल को देखें तो थीटा एंगल जो होगा सर, थीटा एंगल जो होगा आपका, वो तुमको पता है मोमेंट कैसे क्या होता है, जिस साइड भाई हमारा होता है ML/2EI, पढ़ रखा है तुमने,
अगर हमारी किसी बीम में मोमेंट m लग रहा है दोनों साइड से, तो हमारा जो कोने की स्लोप होती है वो हमारी होती है ml/2ei। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं ml/2ei। अब m हमारा यहाँ पे कितना है, w/a, तो WAL/2ei यहाँ पे स्लोप हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और जो सेंटर का डिफ्लेक्शन आएगा, जो सेंटर का आपका डिफ्लेक्शन आएगा सर, वो डिफ्लेक्शन आपका बहुत सिंपल है, वो डिफ्लेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, वो हम लोग याद है फिलहाल तो ml²/ATi। ये आपका सेंटर का डिफ्लेक्शन हो गया यहाँ का, ये आपका सेंटर का डिफ्लेक्शन हो गया ml²/ATi। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे यहाँ कोने डिफ्लेक्शन। तो देखो ये जो कोने डिफ्लेक्शन है, इसमें क्या करो, इसको फिक्स सपोर्ट मान लो, इसको फिक्स सपोर्ट मानते हो तुम यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालो। और दूसरा, एक तुम देख सकते हो यहाँ पे स्लोप आई है, इस स्लोप की वजह से भी यहाँ पे नीचे जाएगा। देखो कुल कुल मिला के अगर तुम यहाँ से इसको देखो, तो एक तो तुम्हारा आ जाएगा डिफ्लेक्शन सिंपली फिक्स मानते हुए, और एक तुम्हारा आ जाएगा स्लोप की वजह से। तो दिस प्लस दिस, यहाँ पे हमारे दो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे। तो पहला हम लोग सिंपली इसको फिक्स मानते हुए निकालेंगे, दूसरा हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे तो देखो ये रोटेशन आया है, ये रोटेशन आएगा तो यहाँ पे भी रोटेशन आएगा, और उस रोटेशन की वजह से भी थोड़ा नीचे जाएगा। तो हम लोग का सर यहाँ पे दो डिफ्लेक्शन आ जाएंगे। तो फिलहाल पहले इसको फिक्स मानते हुए निकालेंगे, तो हो जाएगा WAQ/3ei, WAQ/3ei। ये हमारा मान लो, ये जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा WAQ/3ei हो जाएगा। और दूसरा, इसकी स्लोप मान लो ये थीटा, ये भी थीटा, तो थीटा इंटू ए हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा हमारा स्लोप कैसे हो जाएगा, तो वो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे थीटा एंगल, ये तुम्हारा डिस्टेंस ए है, तो ये तुम्हारा थीटा इंटू ए हो जाएगा। और थीटा कितना निकाला है, थीटा हमने निकाला है WAL/2ei इंटू ए, तो WA²L यहाँ लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा सर, WA²L/2ei, और दोनों कर देंगे प्लस, तो ये टोटल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू सेंट्रल डिफ्लेक्शन। हमको पता है कि देखो लिखा भी हुआ है डिफ्लेक्शन एट सेंटर एंड आइदर एंड। तो सर एंड का डिफ्लेक्शन आपका क्या है सर, WA3/3ei प्लस WA²L/2ei इज इक्वल टू सेंट्रल डिफ्लेक्शन। सेंट्रल डिफ्लेक्शन सर हमारा क्या है, ml²/ATi। m की वैल्यू सर WA, इस बीम में अगर m मोमेंट WA लग रहा है तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा WAL²/ATi। EI हो गया सर कैंसिल, W हो गया कैंसिल, एक की निकालनी है ना, एक ए भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो फाइनली अगर हम देखें, ये तो भाई बनेगी क्वाड्रेटिक टाइप की, हमको ए की निकालनी है भाई। तो सर ए की वैल्यू अगर निकालनी है, एक ए यहाँ से, एक ए यहाँ से, और एक ए यहाँ से, तो ये आपका 2 हो जाएगा है, एक ए यहाँ से कट जाएगा। फिर आप एक काम करेंगे, हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, तो इधर हो जाएगा 2a² प्लस 3al इज इक्वल टू अपॉन 3 to the 6 इज इक्वल टू L²/8। ये सर हमारा हो गया 3, ये हमारा हो गया 4, इसको उधर भेज देंगे तो 4 2 8, 8a², फिर 4 3 12, 12al इज इक्वल टू 3l² हो जाएगा है ना, 4 3 12 4 8 इज इक्वल टू 3l², या उधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, उधर वापस ले आओगे तो -3l² हो जाएगा है ना, -3l² इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुमको ए की वैल्यू मिल जाएगी है ना, देन द लेंथ, ए की वैल्यू पूछी है इन्होंने। अब तुम इसमें धराचार फॉर्म लगा दो सर, धराचार फॉर्म लगा देंगे, ए इज इक्वल टू, या तुम चाहो तो वैसे भी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तुम चाहो तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगी, तुम सीधे अपना कैलसी में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। चाहो तो तुम -b प्लस माइनस है ना √b² - 4ac/2a भी लगा सकते हो। हम फिलहाल इसको कैलसी सॉल्व कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए की जो वैल्यूज आ रही हैं, ए की जो वैल्यू आ रही है 0.218L आ रहा है यार, ये तो कुछ गड़बड़ कर दी लग रहा है। ए की जो वैल्यू आ रही है 0.218L आ रही है 0.218L तो ऑप्शन में ही नहीं है,
बहुत ही बढ़िया। अच्छा है, लेकिन डिफ्लेक्शन इसमें हमने सेंटर के से निकाला ही नहीं है, इसके सीधे डिफ्लेक्शन निकाला जाएगा। हमने सिर्फ मूवमेंट लगा के सेंटर डिफ्लेक्शन निकाल दिया इसका। लोड को अगर यहाँ ट्रस्ट करा तो सही है यार, सेंट्रल डिफ्लेक्शन अपना इसका यही आएगा ml²/8EI। कुछ सॉल्विंग में दिक्कत हुई है, इसको चलो चेक करना पड़ेगा फिर यार। ये भी सही निकाला है, W इंटू थीटा की वैल्यू भी सही रखी है। चलो कुछ ऊपर नीचे हुआ है हल्का फुल्का, इसको चेक करना पड़ेगा यार। तब भी नज़दीकी ऑप्शन देखा जाए यहाँ पे तो A और B में आंसर होना चाहिए हमारा, ठीक है। C और D तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इक्वल अगर डिफ्लेक्शन करना है हम लोग को, ये डिफ्लेक्शन तो पक्का कैलकुलेटर सही किया, ये भी सही किया यार। कहीं कुछ या तो कैलकुलेशन एरर हो गई है, जल्दबाजी में कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई है या तो, रुको देखें एक बार। चलो कोई नहीं, इसको हम दोबारा ट्राई करते हैं एक बार। टू बटा 3 6 है, 4 है, चलो कोई नहीं, चलो इसको देखेंगे हम लोग। इसको हम कल थोड़ा सा देख के बताते हैं तुमको कि क्या इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। कुछ यहाँ पे एरर देखो भैया, ठीक है, ये करेंगे। बाकी एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग घर के ले लो, इसको भी कल डिस्कस करेंगे। ये दो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो हम जानबूझ के चाहते हैं कि इंक्लूड किए जाएं, और ताकि तुम लोग को समझ में आए। एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें पूछा गया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है सर, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसको हम थोड़ा चेक करते हैं, पुराना वाला देख के बताता तुमको, ठीक है। सिंपली बीम है ABC, ठीक है, और कंसंट्रेटेड लोड आपका P पे लग रहा है, कंसंट्रेटेड लोड आपका P लग रहा है B पॉइंट पे, ऐसा बोल रहा है। तो बोल रहा है कि स्लो, अब देखो यार थोड़ा सा इस साइड मान लो शिफ्ट लग रहा है, तो हमारे ये ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ की जो स्लोप होगी सर, यहाँ की जो स्लोप है थीटा A, और यहाँ की जो स्लोप है थीटा C, ऑब्वियसली ये थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ये थीटा C है। बोल रहा है कि A की जो स्लोप है वो 0.75 टाइम्स है, A की जो स्लोप है वो 0.75 टाइम्स ऑफ स्लोप एट C है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो लोड है वो थोड़ा सा उस साइड शिफ्टेड है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये हमारा लोड है थोड़ा इस साइड शिफ्टेड है, इस वजह से सर यहाँ की स्लोप कम है, यहाँ की स्लोप ज़्यादा है, ऐसा बोल रहा है। देन द लेंथ ऑफ पोर्शन AB, इसकी लेंथ तुम्हें बतानी है, ये तुम्हें लेंथ बतानी है, और पूरी लेंथ जो है L दी गई है, पूरे बीम की लेंथ जो है यहाँ पे L दी गई है। ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये करके रखो, हम लोग अगली क्लास के अंदर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सोम के, जिससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हमको देखने मिलेगी। ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको मोमेंट एरिया से कर सकते हो, कॉन्जुगेट से कर सकते हो, चाहो तो स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारे अप्रोचेस यहाँ पे हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको हम चेक करते हैं, क्या पता कुछ यहाँ पे एरर हो गई हो, ठीक है। चलो अभी के लिए फिलहाल हम लोग एंड करते हैं सेशन को, और इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। आई होप ये सेशंस तुमको पसंद आ रहे होंगे और काफ़ी कुछ तुमको यहाँ सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो हम भी लगे रहेंगे, अपने आप को हम चैलेंज करते रहेंगे, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें थोड़ा दिमाग लगे हम लोग सबका, उसको हम लोग लेके आएंगे, ताकि हम लोग को काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिले। और स्टेट और तुम्हारे जेई और जितने तुम्हारे ये ESE प्री है, उसमें तो भाई देखो काफ़ी हेल्पफुल ये रहने वाला है, ठीक है। चलो एंड किया जाए बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो टेक केयर, फिर एंड करते हैं यहाँ पे, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन के अंदर। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.
Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it. जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त उससे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा।